हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्षितिज क्लास 9th की हिंदी पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। पाठ को मैंने पढ़ा दिया है बच्चों। राहुल सांकृत्यायन ने इस कहानी को लिखा है ल्हासा की ओर। चलिए इसको देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान ननिहाल, गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, पैतृक गांव कनैला। रचनाएं हैं इनकी लद्दाख यात्रा, लंका यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष आदि। मृत्यु हुई है 1963 ईस्वी में। मूल नाम है केदार पांडे। अब राहुल जी के बारे में इन्होंने कौन कौन सी इनको भाषाओं का ज्ञान है उसके बारे में बता देती हूँ। राहुल जी पाली भाषा, प्राकृत, अभ्यंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया तथा अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनके द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। पाठ का परिचय आपको बता देती हूँ बच्चों, बहुत थोड़ा सा बताऊंगी। ल्हासा की ओर पाठ यात्रा वृत्तांत है। जैसे साहित्य की विधाएं होती हैं उसमें यह यात्रा वृत्तांत विधा से लिया गया है साहित्य के। तो ल्हासा की ओर पाठ यात्रा वृत्तांत है, ये एक प्रश्न भी हो गया। और इस ल्हासा की ओर पाठ को लिखा किसने है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। किस यात्रा में लिखा उन्होंने? ये प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। लेकिन लेखक सन 1929 से 30 में। अब प्रश्न आएगा कि किस सन में लेखक ने तिब्बत की यात्रा किया था पहली बार? तो 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा पर गए थे। अब एक और प्रश्न आएगा कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा किसके वेश में की थी? यानी भिखमंगे के वेश में वह उस यात्रा में, पहली यात्रा में गए थे, जिसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया गया। इस यात्रा वृत्तांत से हमें तत्कालीन तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब बच्चों प्रश्नोत्तर बता देती हूँ जो आपके चैप्टर से है। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। उत्तर है बच्चों, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिला। क्योंकि आखिर कारण क्या था? क्योंकि उस समय लेखक के साथ सुमति भी थे, यानी वहाँ के जिनको लोग जानते थे, जिनके जजमान थे, उनके बहुत सारे जजमान थे जो उनको जानते थे, उनके साथ लेखक गए थे, इसलिए वहाँ पर उनको मान सम्मान मिला। वहाँ के आम लोग सुमति को जानते थे, यहाँ उनके अनेक यजमान थे, इस कारण उन्हें ठहरने का उचित स्थान मिल गया। लेकिन 5 साल बाद दूसरी यात्रा के दौरान लेखक को भद्र वेश में होने के बावजूद, भद्र यानी अच्छा वेश, अच्छा कपड़ा लता, अच्छा ड्रेस पहनने के बावजूद भी उनको उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि समय के साथ चीज़ें भी बदलती हैं। देखिए यहाँ पर लोगों के व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आया। इस क्षेत्र में लोग प्रायः शाम के वक्त छंग पीकर नशे में अपने होश आवास खो बैठते हैं। नशीला पदार्थ होता है, जैसे लोग मदिरा पान करते हैं, वैसे ही छंग पीकर नशे में होश आवास खो बैठते थे, जिसके कारण उन्हें मेहमानों का भी ख्याल नहीं रहता था। लेखक इस समय वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल अपरिचित थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? जो लोग भी तिब्बत जाते थे उन्हें किस तरह का खतरा बना रहता था? उस समय तिब्बत में यह हथियार का कानून नहीं था, तो जिस कारण यात्रियों को हर समय अपनी जान का खतरा बना रहता था। यहाँ रहने वाले डाकू निर्जन क्षेत्र में लोगों की हत्या करके फेंक देते थे। डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, उसके बाद देखते कि कुछ पैसा है कि नहीं है। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध पैसा खर्च नहीं करती थी। लोग बंदूक, पिस्तौल जैसे हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता था। अब तीसरा प्रश्न है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? लेखक लंगकोर से जा रहे थे तो उनका घोड़ा बहुत थक गया था, जिसके कारण वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था और वह रास्ता भी भटक गए थे। तो चलिए देखते हैं। लंगकोर का मार्ग चढ़ाई वाला था। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था एवं थकावट के कारण धीरे धीरे चल रहा था। लेखक
आगे बढ़ने पर एक जगह दो रास्ते निकले हुए थे। लेखक बाएं रास्ते पर यानी रास्ता भटक गए थे। लगभग 1.5 मील आगे चले गए और आगे एक घर में पूछने पर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उन्होंने सही रास्ते को पकड़ा। इन्हीं कारणों से लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गए। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर है, सुमति अपने यजमानों के पास जाने के लिए जिस गांव से गुजरते थे वहां बोध गया से के लाए कपड़े के बत्तियां और गंडे बांटते थे। गंडे होता है बच्चों, जैसा कि हमारे घरों में ऐसा गंडे होता है, जब पूजा पाठ में लोग धागा बांधते हैं उसको वहाँ पर गंडे कहा जाता है। बत्तियों से बनाए जाते हैं वो गंडे। और आपने भी देखा जिसको मौली कहते हैं उसी तरह के गंडे होते हैं। आसपास के गांव में भी गंडे बांटते थे जिससे उन्हें वापस आने में बहुत समय लग जाता था। इस कारण लेखक ने पहले सुमति को जाने से रोक दिया, लेकिन लेखक को शेखर विहार के मंदिर में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की। अब देखिए, आपको पूछा जाएगा कि लेखक को शेखर विहार के मंदिर में कहाँ बुद्ध वचन कंजूर मार्ग में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां रखी मिली जिनका वे अध्ययन करना चाहते थे। देखिए वहाँ पर उनको कितनी पोथियां मिली थी, ये प्रश्न आएगा। और इसके बाद में आपके लिए 70 और ऑब्जेक्टिव टाइप का दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे छोटा करने की सोचा है। तो जल्दी से इसको ख़त्म करती हूँ बच्चों, और अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसको भी अच्छे से कर पाएँ। 103 पोथियां रखी हुई मिली जिनका वे अध्ययन करना चाहते थे। उसके लिए उन्हें भी वहाँ समय लगता, इसलिए दूसरी बार लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। पांचवा प्रश्न है बच्चों, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ निम्न है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें यह यात्रा भिखमंगे के रूप में करनी पड़ी। उन्हें डांडा थोंगला जैसी दुर्गम मार्ग की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी। डाकुओं लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगों को उनके समान टोपी उतार कर और जीभ निकाल कर उनसे दया की भीख मांगते हुए पैसा मांगा। जैसे भिखमंगे करते हैं वैसे उन्होंने डाकुओं से किया, तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। लेखक घोड़ा सुस्त होने के कारण एवं रास्ता भटक जाने के कारण अपने साथियों से पिछड़ गया, जिस कारण उसे सुमत के क्रोध का शिकार भी बनना पड़ा। यानी सुमत को कई बार इंतजार करना पड़ा, आग जलानी पड़ी, तो इसलिए वह क्रोधित हो गए थे। भारवाहक यानी जो ढो करके ले जाता है, या तो घोड़ा भी भारवाहक हो सकता और मनुष्य भी जो उनका सामान लेकर जाता। भारवाहक न मिलने पर उन्हें अपना सामान अपने कंधे पर लाद कर ही यात्रा करनी पड़ी। भारवाहक मतलब होता है बच्चों भार को, वाहक यानी ढोने वाला, तो भारवाहक यानी भार को ढोने वाला। प्रश्न नंबर 6 है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत की। अब देखिए प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में, यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों? तो आपको याद रहेगा यात्रा वृतांत है। देखिए सारे प्रश्नों को आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे, इसको आप अगर सुन के समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप अपने चैप्टर को 2 से 3 बार अंडरलाइन करके पढ़ लेते हैं आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस पाठ को लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। यह पाठ एक यात्रा वृतांत है, इसमें तिब्बत यात्रा का वर्णन किया गया है। जो लेखक है वह पहली बार भिखमंगे के वेश में गए थे। ये सारी चीज़ों को आपको एक बार में पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। इसका उत्तर है, उस समय तिब्बती समाज में जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था। स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। अपरिचितों को भी घर के भीतर आने की मनाही नहीं थी। मनाही मतलब होता है मना नहीं था, परंतु बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर आने नहीं देते थे। समाज में कानून व्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में थी। लोग बंदूक पिस्तौल आदि लेकर खुलेआम घूमते थे। मार्ग में चोर लुटेरों का डर रहता था। डकैत यात्रियों को मार कर लूटते थे, यानी डकैत यात्रियों को मारते थे, जब वो मर जाते थे तो उनका सामान अपने आप खोज करके निकाल लेते थे। 7वां प्रश्न है, अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? बच्चों पुस्तकों के भीतर यानी पुस्तक के अंदर तो कोई घुस नहीं सकता। कैसे घुसेगा? पूरे मनोबल के साथ पढ़ने के लिए कोई भी, मान लीजिए कि मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ या आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, अगर किसी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से मन से पढ़ते हैं
तो आपके आगे पीछे क्या हो रहा है आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। वैसे ही बच्चों आप लोगों को अपने क्लास में कंसंट्रेट होकर के पढ़ना चाहिए ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। तो चलिए, मैं अब पुस्तकों के भीतर था नीचे गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। का है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो बच्चों इसका सही उत्तर है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, यानी उसमें उन्होंने अंदर वो बहुत ही तल्लीन होकर पढ़ रहे थे। अब इसी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता देती हूँ। तिब्बत में निर्जन स्थान में खून होने पर खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती? आपकी पुस्तक के जो भी प्रश्न है बच्चों वो सारे प्रश्न इसमें हैं, क्योंकि खून करने वालों के लिए खिलाफ कोई गवाह नहीं होता। बच्चों बहुत बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनके लिए ये प्रश्नोत्तर बनाऊं, इसीलिए मैं बना रही हूं। क्योंकि कोई कोई कहता है, कुछ गलत तरह के लोग कमेंट करते हैं कि ऐसे करते आप ऐसे बताते हैं वैसे बताते हैं, और बच्चों का एग्ज़ाम आ गया है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं ऐसा वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको तुरंत पढ़ने की सुविधा हो सके। दूसरा प्रश्न है तिब्बत में डकैत किस प्रकार लूटते हैं? वे पहले आदमी को मार डालते हैं फिर उसका सामान लूटते हैं। तीसरा प्रश्न है भारतीय महिलाओं की तुलना में तिब्बत की महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? लासा की और पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थी, वे अतिथि का स्वागत सत्कार भी करती थी। तिब्बती औरतें जाति पाति छुआछूत में विश्वास नहीं करती थी, जबकि भारत में औरतें पर्दा में रहती थी एवं जाति पाति तथा छुआछूत को मानती थी। यही अंतर भारत और तिब्बत की औरतों में थे। अगला प्रश्न है सुमति गंडे कैसे बनाता था? उत्तर है बच्चों सुमति बोधगया से लाए गए कपड़ों से गंडे बनाता था, परंतु उसके यजमान काफ़ी होने के कारण जब वे कपड़े समाप्त हो जाते तो वह किसी भी कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों से गंडे बना लेता था। चीरी मतलब फाड़ करके जो बत्ती बनाता था उसी से गंडे बना लेता था। पांचवा प्रश्न है अब मैं पुस्तकों के भीतर था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो देखिए बच्चों, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा था कि लेखक को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। अब वहाँ उन्हें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियाँ मिल गई जिन्हें वे पढ़ने लग गए। इसी कारण उन्होंने कहा कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। प्रश्न नंबर 6 है लेखक लंगकोर में कहाँ ठहरे और क्या खाया? लेखक लंगकोर में एक अच्छी जगह ठहरे, पहले चाय सत्तू खाया और रात को थुक्पा मिला। थुक्पा वहाँ का एक भोजन है, डिश है। अगला प्रश्न है भीटे की तरह दिखने वाले पहाड़ कैसे थे? हमारे तरफ भी देखिए बच्चों, हम लोग जो भी देसी भाषा में कहें तो जब भी कोई ऊंचा स्थान होता है उसको कहते हैं भीटे। तो भीटे की तरह दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न उन पर बर्फ की सफ़ेदी थी न हरियाली थी। अगला 8वां प्रश्न है शेखर की खेती के मुखिया बिच्छू किस स्वभाव के पुरुष थे? शेखर की खेती के मुखिया बिच्छू बड़े भद्र पुरुष थे, भिखमंगे के वेश में रहते हुए भी उनसे बड़े प्रेम से मिले। 9वां प्रश्न है लेखक ने कितनी बार तिब्बत यात्रा की और कैसा अनुभव प्राप्त किया? उत्तर है बच्चों लेखक ने 2 बार तिब्बत की यात्रा की और वहाँ के समाज भौगोलिक स्थितियों एवं परंपराओं को जाना। 10वां प्रश्न देखिए, ये 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए और आपकी जो पुस्तक के लॉन्ग टाइप के आंसर वाले प्रश्न थे वो भी हो गए। लेखक को डाकुओं का डर क्यों नहीं था? लेखक भिखमंगे के वेश में थे और डाकू भिखमंगे पर हमला नहीं करते थे, इसलिए लेखक को डाकुओं का डर नहीं था। चलिए बच्चों, इसको यही समाप्त करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। ऑब्जेक्टिव टाइप का मेरा इसी चैप्टर पर अगला वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।